माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आज के इस सदन में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आज हम राष्ट्र से जुड़ी देश विदेशी गतिविधियों पर कार्य करेंगे। सर्वप्रथम शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्य सचिव जी शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करवाएं। श्रीमान नितिन, परिवहन मंत्री, जो नागपुर निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र से निर्वाचित हुए हैं। श्रीमान नितिन। आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा लेंगे? मैं शपथ ग्रहण करना चाहूँगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूँगा। मैं नितिन गडकरी, जो नागपुर चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा लेंगी? मैं शपथ ग्रहण करना चाहूँगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूँगी। मैं प्रिया ठाकुर, जो विजयनगर चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्रीमान मोहित, जो झारखंड निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। श्रीमान मोहित। आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा लेंगे? मैं शपथ ग्रहण करना चाहूँगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूँगा। I, Mohit Kumar, having been elected a member of Lok Sabha area, Jharkhand, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
साथियों, आज हम काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं, अतः अत्यंत दुख के साथ मुझे सदन को यह अवगत करवाना पड़ रहा है कि हमारे सांसद श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिनका हाल ही में देहांत हो चुका है, जो कि काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किए। अतः हम सभी उनकी दिव्य आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। सदन की कार्यवाही आरंभ की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप नए मंत्रियों का सदन को परिचय दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने नए मंत्रियों का परिचय आपसे तथा पूरे सदन से करवाऊं। कृषि मंत्री श्रीमती रिया, शिक्षा मंत्री श्रीमती सिमरन, गृह मंत्री श्रीमती आस्था, रेलवे मंत्री श्रीमती सौम्या, परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आसमान में उड़ रहा था, उसने अब आसमान को छू लिया है। अनुमान है कि रिकवरी हो रही है, परंतु कैसे? हम सभी जानते हैं कि कोविड के कारण ना ही किसी प्रकार का आयात निर्यात हुआ है, ना ही किसी प्रकार का कोई व्यापार हुआ है, तो इतने जल्दी यह विकास कैसे? भारतीय रिजर्व बैंक ने तो यह भी कहा था कि इस रिकवरी को होने में 12 साल लग जाएंगे। मोदी जी, 12 साल लग जाएंगे। तो इतने जल्दी यह रिकवरी कैसे? क्या इसमें सरकार की कोई चाल है या हमें आंकड़े गलत तरीके से दिखाई जा रहे हैं? क्योंकि जीडीपी का इतने जल्दी बढ़ जाना कोई मजाक की बात नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। श्रीमती हिमांगी, लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है उन्हें मैं बता दूं कि महोदया, सच में भारत देश की जीडीपी में एक असाधारण वृद्धि देखने को मिली है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी सरकार के द्वारा तरह तरह के प्रोजेक्टों पर धन लगाया गया, साथ ही देश के युवाओं को रोजगार भी मुहैया करवाया गया, जिसके चलते देश की जीडीपी में असाधारण वृद्धि देखने को मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को यह बता दूं कि आप हमारी सरकार पर जीडीपी के आंकड़े बढ़ने पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो देश को 1991 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। तो यदि अपने घर शीशे के हो तो कृपया दूसरों के घरों में पत्थर ना मारे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमती कात्यायनी, क्या आपका कोई अनुपूरक प्रश्न है? जी हाँ, होगी। आपने कहा था कि भारत 2022 में न्यू इंडिया के नाम से जाना जाएगा, परंतु आपकी सरकार द्वारा ऐसे कोई कदम उठते हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। इसके अतिरिक्त कोविड के समय में जो विद्यार्थियों का नुकसान हुआ, उसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया? हाँ, कोविड से मुझे याद आया कि कोविड के समय में अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो बहुत दूर की बात है महोदय जी, अस्पतालों में तो बेड तक की सुविधा नहीं थी। इससे पता चलता है आपकी सरकार का हेल्थ बजट कितना कम है, परंतु आपने इसे बढ़ाने की जगह और कम कर दिया। तो क्या हम इसे समझदारी द्वारा उठाया गया कदम समझे? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बता दूं कि हमारी सरकार के द्वारा किया गया न्यू इंडिया का वादा हमें भली भांति स्मरण है। इस वादे को पूरा करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा तरह तरह की परियोजनाओं का प्रचलन किया गया, जैसे पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांसमिशन और क्लाइमेट एक्शन जैसी प्रक्रियाओं का प्रचलन करते हुए
हमारी सरकार के द्वारा न्यू इंडिया के वादे को पूरा कर दिया गया है। जहां बात अब ऑक्सीजन सिलेंडरों की कर रही है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी सरकार के द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा के लिए विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडरों का आयात किया गया। साथ ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन का भी प्रचलन किया गया। जहां बात बेडों की सुविधा की आई, तो इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा बहुत से हॉस्पिटलों का निर्माण किया गया। ऐसे ही एक हॉस्पिटल का निर्माण मुंबई में कराया गया, जिसमें 1000 से भी अधिक बेडों की सुविधा थी। इस तरह हमारी सरकार के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर और बेडों की समस्या का समाधान किया गया है, और यदि जरूरत पड़ी तो भविष्य में भी किया जाता रहेगा, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य हमारा लक्ष्य है और उसमें सावधानियां बरतना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न क्रमांक 102 श्रीमती कुसुम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ। महोदय, कोरोना के कारण स्कूलों को बंद करने से बच्चे अनिवार्य रूप से प्रभावित हुए हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और साथ ही वे अपनी शिक्षा को अच्छी तरह से जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने बच्चों की शिक्षा पहुँचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हमारे द्वारा बहुत से प्रयास किए गए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि बच्चे अपनी शिक्षा को वहीं पर रोक दें, बल्कि हमारा उद्देश्य तो ये था कि बच्चे ऐसी स्थिति में भी अपनी शिक्षा को जारी रखें। इसके लिए हमारे द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन किया गया। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि महोदय, कृपया बैठिए। अध्यक्ष जी कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध किया बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, लेकिन जो बच्चे गरीब हैं और जिनके पास स्मार्टफोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों तक माननीय मंत्री जी ने शिक्षा पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। धन्यवाद। माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उन्हें हमारे द्वारा मुफ्त में स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा बच्चों के घर घर में जाकर भी उन्हें नोट्स प्रोवाइड करवाए गए। बच्चों के माता पिता के साथ बातचीत की गई ताकि वह अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर सके और अपनी शिक्षा को जारी रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न क्रमांक 103 श्रीमती सलीमा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहती हूँ, महिला सुरक्षा का मुद्दा भारत में बहुत पहले से चलता आ रहा है और ये मुद्दा आज भी भारत में वैसा का वैसा ही चल रहा है। महोदय जी, महिला सुरक्षा अवस्था में हमें पहले भी किसी तरह का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता और आज भी महोदय जी, आज भी भारत में महिलाओं की स्थिति कुछ खास नहीं है। और मंत्री जी, जो कार्य आप कर रहे हैं, क्या उनका परिणाम दिखाई दे रहा है? और आपके द्वारा जो पहल महिला सुरक्षा के लिए की गई है, क्या उनका फायदा महिलाओं को हो रहा है? अगर आपको लगता है कि महिलाओं को उनका फायदा पूर्ण रूप से हो रहा है, तो बताएं मंत्री जी, कैसे? हमें क्यों नहीं दिखाई देते ये फायदे? धन्यवाद अध्यक्ष। गृह मंत्री श्रीमती आस्था। सभा में उपस्थित मैं सभी संसद को यह बताना चाहती हूँ कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहती हूँ कि देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित केवल एक विषय नहीं था जिस पर हमने कार्य किया। महिला सशक्तिकरण मुद्दे पर हमने बहुत ही बारीकी से कार्य किया है। हमारी सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा के मुद्दे को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, और केवल यही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा 28 मई 2018 को, मैं दोहराती हूँ, 28 मई 2018 को महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना भी की गई ताकि महिला
सुदृढ़ किया जा सके, उसे मजबूत बनाया जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमती सलीमा, क्या आपका कोई अनुपूरक प्रश्न है? जी हाँ महोदय। महोदय, महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कानून बनाए जाते हैं, किंतु विधायी ढांचे के बावजूद महिलाओं को असमानता, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। अभी वर्तमान समय में महोदय, आपको बीच में प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है, कृपया बैठिए। बैठिए महोदय, कृपया बैठिए। वर्तमान समय में आज दिन भारत में शारीरिक शोषण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। महोदय, हाल ही में घटित हुआ दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड, जिसके बारे में यहाँ उपस्थित सभी जानते हैं। तो कहाँ है परिवर्तन और महिला सुरक्षित? मंत्री जी, बहुत शर्म की बात है। क्यों है देश के प्रति इतनी लापरवाही? जवाब दीजिए। मर गई इंसानियत, पर इंसान आज भी जिंदा है, रोज एक द्रौपदी की इज्जत लूटते हैं कुछ लोग, कहीं ना कहीं वो दुशासन आज भी जिंदा है, Mahodaya, here the matter is not just about women's safety, but a responsibility of every Indian, so they can create a place to each and every lady, so they can live with independency and without any hesitation. मेरे प्रतिपक्ष नेता द्वारा हमारी सरकार पर निम्नलिखित तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो प्रतिपक्ष नेता जी, मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार आज के समय में बिहार 0.25, नागालैंड 1.47, झारखंड 1.83 और गुजरात, पंजाब जैसे यह भारत के 5 सबसे सर्वाधिक सुरक्षित राज्य हैं। हमारी सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित जो कार्य किया जा रहा है, उसका परिणाम हमारे और आप सभी के समक्ष है। माननीय महोदया, एक प्रश्न मैं भी आपसे करना चाहूंगी। जब आपकी सरकार सत्ता में थी, तो क्या उन्होंने महिला सुरक्षा से संबंधित किसी तरह की योजना का निर्माण किया? क्या उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया? उल्टा महोदया, आपके समय पर तो महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और उसका परिणाम आप सभी को धीरे धीरे देखने को मिले, परंतु देखने को मिलेंगे जरूर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न क्रमांक 104, श्रीमती युवांशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि महंगाई बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है? क्या इस बढ़ती हुई महंगाई की आंधी को नहीं रोका जा सकता? आज पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं। खाद्य तेल से लेकर खाद्य पदार्थ तक के दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या एक आम आदमी इस बढ़ती हुई महंगाई को सहता रहेगा या सरकार इसके लिए कुछ कदम भी उठाएगी? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वित्त मंत्री श्रीमती हिना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर मेरे नेता प्रतिपक्ष ये पूछ रहे हैं कि वर्तमान समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी बढ़ोतरी, तो मैं ये बता दूं कि इन दामों को कम करने के लिए हमने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 8 और 6 एक्साइज ड्यूटी पर 7 रुपए कम कर दिए हैं और खाद्य तेल की सीमा शुल्क को घटाकर 5.5% कर दिया है। और मैं आशा दिलाती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें, जिसके कारण गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को आवश्यक चीजों से भी कटौती करनी पड़ती है। और बात करें सब्जियों की, तो जहाँ सब्जियाँ 40 और 50 रुपए में आ जाती थी, अब वही सब्जियाँ 70 और 80 रुपए में मिल रही है। मंत्री जी, जिसे कि गरीब लोग नहीं खरीद सकते, जल्द से जल्द इस विषय पर सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जाना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को ये बता देना चाहती हूँ कि सरकार कोई जादू की छड़ी नहीं है और
जी तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी भी एक वजह है। पिछले कुछ समय में धरती के बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में काफी बदलाव आया है, जिस वजह से दुनिया के कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हुई है। परंतु फिर भी महोदय जी, मैं नेता प्रतिपक्ष को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जल्द ही इस महंगाई को कम कर दिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न क्रमांक 105 श्रीमती गरिमा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी वे हारे, न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी वे हारे। भारत माँ तेरे वीरों ने चुन चुन कर दुश्मन मारे, भारत माँ तेरे वीरों ने चुन चुन कर दुश्मन मारे। लेकिन इस बात का एक और पहलू भी है। आज जहाँ इतने हमले हो रहे हैं, उसमें हमारे देश के जवानों की भी जानें जाती हैं। मैं बताना चाहती हूँ, वर्ष 2016 में हुआ उरी हमला और वर्ष 2019 में हुए पुलवामा हमले के दौरान हमने हमारे देश के कितने ही सैनिकों को खो दिया। महोदय, यह पहली या आखिरी बार नहीं है जब चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के द्वारा ऐसी शर्मनाक हरकतें हुई है। यह इससे पहले भी हुआ था, इसके बाद भी हुआ है, आज तक हो रहा है। क्यों हमारे देश की सरकारें हमलों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है? मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगी, वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2022 तक, आई रिपीट, वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2022 तक भारत पर कुल 4141 आतंकी हमले हुए हैं। मंत्री जी, 4141 कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। सर, झुकने दिया माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपने नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहूंगी कि वर्ष 2019 में देश में कुल 594 आतंकवादी हमले हुए थे और वर्ष 2022 के दौरान मेरे सवालों का जवाब दीजिए। महोदय जी कृपया बैठिए। महोदय जी कृपया बैठिए। इजाजत दे। मंत्री जी कृपया महोदय कृपया बैठिए। को रोकने के लिए क्या करेंगे? नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपके ही प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे नेता प्रतिपक्ष हमारी सरकार पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी सरकार देश के डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि अभी हमारे वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा रक्षा विभाग के बजट को पेश करते हुए 5,25,166.15 करोड़ रुपए आवंटित करने का वादा किया गया है। मैं दोहराना चाहूंगी, 5,25,166.15 करोड़ रुपए आवंटित करने का वादा किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगी कि आज के हमारे डिफेंस सेक्टर में ड्रोन्स का प्रयोग भी शामिल कर लिया गया है। हम सैटेलाइट के माध्यम से ड्रोन्स का प्रयोग करेंगे, जो कि पूर्ण रूप से भारत पर होने वाले आक्रमणों से भारत की सुरक्षा करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं पूछना चाहती हूँ अपने नेता प्रतिपक्ष से कि वह जब उनकी सरकार सत्ता में थी तब उन्होंने हमारे देश के डिफेंस सेक्टर के लिए क्या किया। क्योंकि मैं एक उदाहरण के द्वारा आप सभी को बताना चाहूंगी, जब हमारे देश पर कारगिल आक्रमण हुआ था, मैं दोहराना चाहूंगी, जब हमारे देश पर कारगिल आक्रमण हुआ था तब हम सभी जानते हैं कि देश के कितना ही नुकसान हो गया था और देश के कितने ही सैनिक मारे गए थे। क्या तब इनकी सरकार सोई हुई थी? क्या तब इनकी सरकार को देश का डिफेंस सेक्टर नजर नहीं आ रहा था? और आज जब हमारे देश का डिफेंस सेक्टर इतना मजबूत है, तब ये हमारी सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार देश के डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ नहीं कर रही है। माननीय महोदय जी, मुझे बड़े ही गर्व के साथ आप सभी को इस बात से अवगत करवाना पड़ रहा है कि आज का हमारा डिफेंस सेक्टर इतना मजबूत हो चुका है कि यदि कोई दुश्मन देश हमारे देश पर ईंट से वार करता है तो हम भी उसका पत्थर से जवाब देना जानते हैं। महोदय, हम भी उसका पत्थर से जवाब देना जानते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल समाप्त किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपको प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिसके कि सभी सदस्य सदन का अनुशासन बनाए रखें। महोदय कृपया बैठिए। हमारे
देश में भारतीय महोदय कृपया बैठिए। भ्रष्टाचार की ऊपर सभी सदस्य सदन का अनुशासन बनाए रखें। भारत के हर महोदय बैठिए। भ्रष्टाचार और बेईमानी महोदय कृपया बैठिए। सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित की जाती है।